तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे मल्टी कैप मार्केट में कुल मिलाकर के 39 मल्टी कैप फंड्स है। अब इन 39 मल्टी कैप फंड में से हम लोग स्टैंडर्ड पैरामीटर के बेसिस पे सारे फंड्स को फिल्टर आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर ये है क्या कि हम लोग ऐसे फंड्स के ऊपर में बिल्कुल बात नहीं करेंगे जिनका एज 1 ईयर से कम है। तो हम लोग ऐसे फंड्स को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब कुल मिलाकर के हमारे पास में 26 मल्टी कैप फंड्स आ गए हैं जिनका कि मार्केट एज 1 साल से ज़्यादा का है। अब इन 26 मल्टी कैप फंड्स को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट ऐसे फंड्स जो कि 1 से 3 ईयर्स के एज के हैं और दूसरा पार्ट ऐसे फंड्स जो कि 3 साल से ज़्यादा इस मार्केट में हैं। और बेसिकली हम लोग आगे का जो रिसर्च करेंगे वो 3 साल से ज़्यादा के एज के ही फंड्स के ऊपर में करेंगे, क्योंकि 3 साल से कम के एज का मल्टी कैप फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड के ऊपर में आप रिस्क एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्ट एंड सॉर्टिनो, ये सब का डेटा फेच करने के लिए आपके पास में 3 साल का डेटा होना जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड का। इसलिए अगर आपके म्यूचुअल फंड का 3 साल से कम एज है तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी फर्दर एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे फंड्स के ऊपर में भी एक छोटा सा वर्डिक्ट देना जरूरी है जो कि नए हैं। तो 1 से 3 साल के बीच में जो फंड्स हैं उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 मल्टी कैप फंड्स हैं जिनका कि एज 1 साल से लेकर के 3 साल है मार्केट में। और इन सारे मल्टी कैप फंड्स में से मेरा 2 चॉइस है, एक है कैनरा रोबेको, दूसरा है मीरा एसेट। इन दोनों फंड ने 2 साल कंप्लीट कर लिया है मार्केट में। एंड लुकिंग आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ कैनरा रोबेको एंड मीरा एसेट एज ए एएमसी, दोनों फंड हाउस का जो इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आपने कैनरा या मीरा का मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें, इसमें से आपको एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की। तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसलिए मैं आपको इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करें। पुराने इन्वेस्टर्स हैं अगर आप इसमें, तो प्लीज़ बी रेडी, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आज आपको 30% का रिटर्न दे रहा है, कल आपको 3% का भी रिटर्न दे सकता है। और कहीं ये ऐसा ना होगा कि 3 साल के बाद में ये एक अगला क्वांट म्यूचुअल फंड बन करके निकले। इसलिए ये आपके ऊपर में है कि आप अपना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बाकी बात मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं ऐसे फंड्स की जिन्होंने 3 साल मार्केट में कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें कुल मिलाकर के 14 मल्टी कैप फंड्स है जिनका एज 3 साल से ज़्यादा है मार्केट में। तो इन 14 मल्टी कैप फंड्स को हम लोग 3 पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे। पहला है रिटर्न पैरामीटर, दूसरा है रिस्क पैरामीटर और तीसरा है पोर्टफोलियो वाइज। तो चलते हैं सबसे पहला पैरामीटर पे है जो कि है रिटर्न पैरामीटर। तो रिटर्न पैरामीटर में 3 साल का कैटेगरी एवरेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है और 5 साल का कैटेगरी एवरेज जो 26.23 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके कंपैरिजन में आप डिफरेंट फंड्स का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्हीं रिटर्न्स के बेसिस पे मैंने इन सारे फंड्स को 2 कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया है। एक है बिलो एवरेज रिटर्न, एक है एबव एवरेज रिटर्न। यानी कि अगर आपका फंड बिलो एवरेज रिटर्न दे रहा है तो हम लोगों को उसके साथ में आगे जाने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे फंड्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका रिटर्न एबव एवरेज है। तो एबव एवरेज में आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, महिंद्रा एंड निपॉन। और इनका 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कि इन सारे फंड में से बिलो एवरेज कौन कौन से फंड्स थे। तो यहाँ पे बिलो एवरेज पे मैं टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलो एवरेज रिटर्न जिन फंड्स का था उनका नाम है आदित्य बिरला, बंधन, बड़ौदा, इन्वेस्को, आईटीआई, क्वांट, एसबीआई एंड सुंदरम। तो इन सारे फंड्स का जो रिटर्न है वो बिलो एवरेज है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात गौर कर सकते हैं क्या कि इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा ही सा कम है, अपने एवरेज से ये ज़्यादा कम नहीं है। इसलिए अगर आपने इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका रिस्क रेशियो भी, मैंने इसका एनालाइज किया, इसका रिस्क रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप में इन्वेस्टेड हैं और आप इसका थोड़ा सा कम रिटर्न अभी फ़िलहाल के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्टेड रहें। इससे स्विच करने की या इसके एसआईपी को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग वापस से एबव एवरेज रिटर्न वाले फंड्स का नाम यहाँ से वापस से देख लेते हैं। इन सारे फंड्स को मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टैब में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब सेकंड पैरामीटर है रिस्क एनालिसिस का। तो रिस्क एनालिसिस के लिए इन सारे फंड्स का रिस्क पैरामीटर हम लोग खोल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 रिस्क पैरामीटर है जिसके अगेंस्ट में इन सारे फंड्स को एनालाइज किया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो,
बीटा एंड अल्फा। येलो में इन सारे रिस्क का एवरेज है जो कि कैटेगरी एवरेज है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको इन पर्टिकुलर फंड्स के पर्टिकुलर रिस्क पैरामीटर देखते हुए मिलेंगे। अगर इनका रिस्क पैरामीटर इनके कैटेगरी एवरेज से अच्छा है तो इन्हें 10 पॉइंट्स मिले हैं और उसे यहाँ पे ग्रीन से डिनोट कर दिया गया है। लेकिन अगर इनका पर्टिकुलर रिस्क पैरामीटर इनके कैटेगरी एवरेज से कम है यानी कि खराब है, तो इनको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैंने 0 मार्क्स दिया है और उसको यहाँ पे रेड से डिनोट कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ को 0 का स्कोर मिला है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका कोई भी रिस्क पैरामीटर इसके कैटेगरी एवरेज के रिस्क पैरामीटर से अच्छा नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पे 0 पॉइंट्स दिया गया है। और वहीं पे निप्पॉन का जितना भी रिस्क पैरामीटर है वो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, इसलिए 50 आउट ऑफ 50 इसे मिला है। वहीं पे एक्सिस मल्टीकैप फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क है वो थोड़ा सा कम है अपने कैटेगरी एवरेज से। एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, इसलिए इसके 10 मार्क्स यहाँ पे कट चुके हैं। इससे हम लोग सिंपल से ये बात निकाल सकते हैं कि एचडीएफसी मल्टीकैप जो है उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी का कंपेरिजन में। वहीं पे अगली बात करें कोटक मल्टीकैप की, तो कोटक मल्टीकैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी निगेटिव में है, इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन वो भी थोड़ा सा कम है और इसका बीटा वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी क्या कि इसका रिस्क फैक्टर ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और कोटक मल्टीकैप काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए इसको आउट ऑफ 50 20 मार्क्स मिले हैं। इसलिए हम लोग अगर रिटर्न जो हमने पहले देखा है और रिस्क दोनों को मैच करके फाइनल रैंकिंग निकालें तो सबसे पहले नंबर पे आता है निप्पॉन, फिर आता है एचडीएफसी, उसके बाद में आईसीआईसीआई, उसके बाद में कोटक। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता दूँ कि अगर आपके पास में एचडीएफसी, एक्सिस या आईसीआईसीआई है तो आपको है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में स्विच कर लें। ये चारों के चारों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, इसमें से स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स कोटक में इन्वेस्टेड है, कोटक मल्टी कैप में इन्वेस्टेड है, तो प्लीज़ बी एश्योर्ड कि ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो रखता है कोटक मल्टी कैप। अगर आप एग्रेसिव हो करके थोड़ा सा रिटर्न्स निकालना चाहते हैं तब आप कोटक मल्टी कैप के साथ में जा सकते हैं। और कोटक मल्टी कैप थोड़ा सा रिस्की क्यों होता है तो हम लोग इनके है ना पोर्टफोलियो को देखेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि निप्पॉन, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई इन सब ने लार्ज कैप में 45% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सिर्फ थोड़ा सा आईसीआईसीआई है जो कि थोड़ा सा कम, 45 से कम इसका लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं पे कोटक मल्टी कैप को देखेंगे तो इसका जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो सिर्फ और सिर्फ 40% का है और मिड कैप का 32% का है, जिसके कारण ये थोड़ा सा एग्रेसिव जोन में आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इन चारों के फंड मैनेजर जो हैं ये भी काफ़ी पुराने फंड मैनेजर हैं एक्सेप्ट एक्सिस मल्टी कैप। एक्सिस मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर है वो 2023 मई में ज्वाइन किया है, लेकिन ऑलरेडी इनको 2 साल हो चुका है, तो ये ज़्यादा एक रेड फ्लैग नहीं है। फिर भी ये थोड़े से नए हैं अभी एक्सिस मल्टी कैप के लिए, और बाकी जितने भी फंड मैनेजर्स हैं ये काफ़ी पुराने हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि इन्होंने जो अभी तक परफॉर्मेंस निकाल के दिया है ये आगे का भी अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।